कहानी शुरू होती है और हमें यहाँ पर एक चोर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम टेल्टन रसल है। टेल्टन ने शहर की सबसे बड़ी चोरी की होती है और वो अपने द्वारा की गई चोरी के बारे में बता रहा होता है कि उसने ये चोरी कैसे की। और इसे जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हमें एक वैन दिखाई जाती है जो कि कुछ लोगों को इकट्ठा कर रही होती है और इन लोगों ने पेंटर की ड्रेस पहनी होती है। और अब ये वैन इन सभी लोगों को बैंक ले जाती है और अब ये सभी लोग बैंक पहुंचने के बाद वैन से उतरकर बैंक में चले जाते हैं और बैंक में घुसते ही ये सारे कैमरास को बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये बैंक में घुसकर सभी लोगों पे हमला कर देते हैं और ये रॉबर्ट्स बैंक के अंदर धुएं वाले बम फेंक देते हैं जिससे पूरे बैंक में धुआं हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर में बैंक से वो धुआं बाहर आने लगता है जिसे एक पुलिस वाला देख लेता है और ये देखकर वो बैंक के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गेट से एक रॉबर आता है और वो चोर कहता है कि हमने कई सारे लोगों को बंदी बना रखा है और अगर तुमने अंदर आने की कोशिश करी तो हम उन्हें मार देंगे। जिसकी वजह से वो पुलिस वाला पीछे हट जाता है और पीछे जाकर अपने पुलिस डिपार्टमेंट में ये खबर कर देता है। और इसके बाद हमें दो डिटेक्टिव दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम केप और दूसरे का नाम फ्रेजर होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रेजर ने पिछले केस में कुछ घोटाला किया था जिस वजह से अब उसे केस मिलना बंद हो गए। लेकिन यहाँ पर ये रॉबरी का केस उसे मिल जाता है और इसके बाद हमें बैंक के ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर केस होता है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि उसके बैंक में रॉबरी हो चुकी है तो वो एक एक्सपर्ट को कॉल करता है जिसका नाम मैडलिन वाइट होता है और वो उससे कहता है कि उस बैंक में एक लॉकर है और उस लॉकर में उसके काफी इंपॉर्टेंट कागज रखे हैं और वो उसे उन कागज को वापस लाने का काम देता है। लेकिन यहाँ पर मैडलिन उससे उस कागज के बारे में पूछती है लेकिन आर्थर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैडलिन भी बहुत शातिर होती है। वो आर्थर से कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताते कि उन कागजों में क्या है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद आर्थर पूरी बात तो नहीं बस थोड़ी सी बात बता देता है और कहता है कि पुलिस को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद मैडलिन उसका काम करने के लिए रेडी हो जाती है और इसके बाद हमें बैंक में दिखाया जाता है जहाँ पे एक डेल्टन नाम का रॉबर सभी को अलग अलग होने को कह देता है जिससे सभी मेल एक तरफ और सभी फीमेल दूसरी तरफ हो जाते हैं। जिसके बाद डेल्टन सभी से कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे, तुम सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स पहन सकते हो। जिसके बाद ये सभी अपने कपड़े उतारने लगते हैं ताकि इनकी चेकिंग ढंग से हो पाए और चेकिंग करने के बाद इन सभी को दूसरे कपड़े दे दिए जाते हैं और इसके बाद इन सभी लोगों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने लगती है जिसे देखकर डेल्टन उसे बैंक के बाहर छोड़ देता है और उस बूढ़े आदमी को बाहर निकलता देखकर पुलिस उसे बाहर ही पकड़ लेती है। जिसके बाद यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बैंक के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में पुलिस को बताता है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो वो सभी उन लोगों को मार देंगे। और अब हमें फ्रेजर को दिखाया जाता है जो कि डेवियस नाम की एक पुलिस वाले के साथ होता है और यहाँ पर डेवियस उसे उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता है कि वो बैंक से बाहर आ चुका है और उस बूढ़े आदमी से हमें बैंक के अंदर के बारे में पता चला है और हमारी टीम बैंक के अंदर के हालात जानने की कोशिश कर रही है जिसकी मदद से हमें बैंक के अंदर के फुटेज भी मिल जाएंगे। और वो बताता है कि हमें बैंक के अंदर जितने भी हॉस्टेजेस हैं हमें उनके कॉन्टेक्ट नंबर मिल चुके हैं जिससे हम उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ्रेजर उनसे कहता है कि ये टाइम सही नहीं है उनसे कांटेक्ट करने का क्योंकि ये उनके लिए काफी खतरा हो सकता है। और इसके बाद हमें डेल्टन को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में जाता है और वो उस रूम को काफी ध्यान से देख रहा होता है और इसके बाद वो उस रूम के अंदर रखे हुए सामान की पोजीशन को चेंज करने लगता है और उस रूम के फर्श को खोदना शुरू कर देता है। और इसके बाद हमें फ्रेजर को दिखाया जाता है जो कि डेल्टन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन डेल्टन उसकी कॉल नहीं उठाता। और तभी एक पुलिस वाला फ्रेजर को बताता है कि उन्हें बैंक के अंदर की फुटेज मिल गई है लेकिन ये सारी फुटेज रॉबरी से पहले की है। और जब फ्रेजर उन फुटेजेस को देखता है तो वो समझ जाता है कि किसी रॉबर ने इन कैमरेस को पहले ही बंद कर दिया है। लेकिन जिस बंदे ने उन कैमरेस को बंद किया होता है उसकी शक्ल कैमरास में नहीं आई होती। और इसके बाद हमें मैडलिन को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क के मेयर के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि उसे इस बात की परमिशन दी जाए कि वो पुलिस के साथ रॉबर्ट्स को पकड़ने में पुलिस की मदद कर सके। लेकिन मेयर मैडलिन को ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि इसमें काफी खतरा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो रॉबर्ट्स एक आदमी को और रिलीज कर देते हैं और उस आदमी के पास पुलिस वालों के लिए गले में एक मैसेज भी होता है। जिसके बाद वो पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसकी पगड़ी उतारने लगते हैं। लेकिन वो आदमी सिख होता है और वो पुलिस वालों से उसकी पगड़ी उतारने से मना कर देता है। लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस वाले जबरदस्ती उसकी पगड़ी उतार कर उसे फ्रेजर के पास ले जाते हैं। जिसके बाद वो पुलिस वाला डेवियस उससे बैंक के अंदर की जानकारी पूछता है लेकिन वो आदमी क्योंकि उसकी पगड़ी को इतनी जबरदस्ती से उतार दिया गया था वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिसके बाद फ्रेजियर उससे काफी प्यार से बात करता है
और फ्रेजियर को इतना प्यार से बात करता देख वो फ्रेजियर को सब कुछ बताना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो बताता है कि बैंक के अंदर 40 हॉस्टेज हैं और 4 रॉबर ने उन्हें हॉस्टेज बना रखा है। और जो मैसेज डेल्टन ने फ्रेजियर के लिए भेजा था वो आदमी उसे वो मैसेज बताने लगता है और उस मैसेज में उसने लिखा होता है कि उन्हें भागने के लिए 2 बसेस और 2 जेट चाहिए और उनकी ये डिमांड रात के 9 बजे से पहले पूरी हो जानी चाहिए। और अगर पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते तो वो एक एक हॉस्टेज को मारकर बाहर फेंकने लगेंगे, जिसे देखकर फ्रेजर को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि जेट तो बहुत दूर की बात है, मैं उन्हें एक कप चाय भी नहीं दूंगा। और अब यहाँ पर बैंक का मालिक आर्थर केस आ जाता है और वो फ्रेजर से रॉबरों की डिमांड पूछने लगता है। तब यहाँ पर फ्रेजर कहता है कि उन्हें 2 बस और 2 जेट चाहिए। तब आर्थर कहता है कि वो उनकी डिमांड मानने को तैयार है, लेकिन तब फ्रेजर कहता है कि हम इस केस को आसानी से संभाल लेंगे, आपको बाहर जाके बैठना चाहिए। इस वजह से आर्थर भी बाहर चला जाता है और इसके बाद रॉबर का अगला मैसेज आता है जिसमें वो खाने की डिमांड कर रहे होते हैं। अब फ्रेजियर को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि वो खाने के साथ उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगाकर भेज सकते हैं ताकि वो उनकी सारी बातें सुन सके। तभी एक पुलिस वाली उसे एक रिकॉर्डिंग पेन दिखाती है जिसमें 30 मिनट तक किसी की भी बात रिकॉर्ड की जा सकती है। और तब फ्रेजियर यहाँ पर उन रॉबर्ट्स के लिए पिज्जा भेजने का डिसाइड करता है क्योंकि पिज्जा को कई सारे लोग साथ बैठकर खाते हैं और वो सोचता है जब वो लोग एक साथ बैठे होंगे तो उनकी सारी बात रिकॉर्ड हो जाएगी और तब उनकी सारी बातों को आराम से सुना जा सकता है। जिसके बाद फ्रेजियर उन सभी लोगों के लिए खाना ले जाता है और आके अपने कंट्रोल रूम में बैठ जाता है और उनकी बातों को सुनने लगता है। और तब उसे पता चलता है कि ये सारे रॉबर्ट्स रशियन भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी रशियन भाषा नहीं आती थी, इसलिए फ्रेजियर जल्दी से ट्रांसलेटर को बुलाने की बात कहता है जिससे वो इनकी भाषा को समझ सके। और अब हमें रॉबर्ट्स को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को अपने साथ ले जाकर वो उसकी कपड़े लेकर अपने आदमी को पहना देते हैं और उस लड़के के बदले अपने आदमी को हॉस्टेज के बीच में बिठा देते हैं जिससे उन लोगों को पता भी ना चले। अब हम देखते हैं कि फ्रेजियर ने ट्रांसलेटर को बुलवा लिया होता है, लेकिन वो ट्रांसलेटर कहता है कि ये भाषा रशियन नहीं है, जिसे सुनकर फ्रेजियर काफी नाराज हो जाता है जिसकी वजह से वो पब्लिक की मदद लेने का सोचता है और अब वो पब्लिक को वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। जिसके बाद भीड़ में से एक आदमी आकर उनसे कहता है कि ये भाषा बल्गेरियन भाषा है और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ भी बल्गेरियन है। जिसके बाद फ्रेजियर उस आदमी को अंदर ले आता है और उससे अपनी पत्नी को कॉल करने को कहता है, लेकिन जब उसकी वाइफ वहाँ पर आती है तो वो फ्रेजियर से ही मदद मांगने लगती है जिसमें वो कहती है कि उसके पास कुछ पार्किंग के टिकट हैं जिसे उसे क्लियर करवाना होगा। अब फ्रेजियर उसकी बात मान लेता है, लेकिन बदले में उसे उस भाषा को ट्रांसलेट करने को कहता है और अब वो रिकॉर्डिंग सुनकर वो औरत वहाँ पर हंसने लगती है और फ्रेजियर से कहती है ये बल्गेरियन के राष्ट्रपति की आवाज है। दरअसल यहाँ पर उन रॉबर्ट्स को पहले ही पता था कि उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग को सुना जाएगा। जिसके बाद हमें डेल्टन को दिखाया जाता है जो कि अंदर एक सेफ को खोलता है जिसके अंदर से कुछ डायमंड्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं और यहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल देता है क्योंकि उसे हीरो से कोई लेना देना नहीं था। और अब हमें यहाँ पर न्यूयॉर्क के मेयर को दिखाया जाता है जो कि मैडलिन के साथ फ्रेजियर से मिलने आता है और यहाँ पर वो फ्रेजियर से मैडलिन को अपनी टीम में शामिल करने को कहता है, लेकिन फ्रेजियर ऐसा करने से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि हमारे काम करने के तरीके काफी अलग हैं। लेकिन मेयर फ्रेजियर को ब्लैकमेल करने लगता है जिसकी वजह से फ्रेजियर को उसकी बात माननी पड़ती है। और अब यहाँ पर डेल्टन फ्रेजियर की कॉल उठा लेता है जिसमें फ्रेजियर डेल्टन को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डेल्टन उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद मैडलिन डेल्टन से बात करती है और वो डेल्टन से ऐसा कुछ कह देती है जिसकी वजह से डेल्टन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद मैडलिन बैंक के अंदर चली जाती है और वो डेल्टन से कहती है कि इस बैंक के अंदर एक सेफ है और उस सेफ के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और तुम्हें बस उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर मुझे देना होगा, जिसके बदले वो उसे $2 मिलियन देगी। लेकिन तभी डेल्टन कहता है कि उस सेफ के अंदर क्या है वो ये सब जानता है और उसका बॉस कौन है वो ये भी जानता है और उसने देश के साथ गद्दारी कर कर उसने कितना बड़ा साम्राज्य बनाया है वो ये सब जानता है। और डेल्टन यहाँ पर कहता है कि आज वो अगर अरेस्ट भी हो जाए तो भी वो उन डॉक्यूमेंट्स की मदद से बाहर आ सकता है और तुम लोग ही मुझे बाहर निकालोगे। जिसके बाद मैडलिन वो सारी बातें जाकर फ्रेजियर को बता देती है और उससे कहती है कि सारा प्लान उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए उसको पकड़ना नामुमकिन है। जिसके बाद फ्रेजियर डेल्टन को कॉल करता है और उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी शर्त पूरा करने से पहले वो सभी हॉस्टेज को आकर चेक करेगा। जिसके बाद डेल्टन भी उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है और फ्रेजियर अंदर आता है और सभी हॉस्टेजेस को चेक करने लगता है, लेकिन वापस आते में वो डेल्टन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब होता है। जिसके बाद डेल्टन उसे आखिरी वार्निंग देता है और उससे कहता है कि उसे जल्दी से बस और जेट का इंतजाम करना होगा। जिसके बाद फ्रेजियर गुस्से में बाहर आ जाता है और डेवियस से कहता है कि हमें उसकी शर्तें मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसी को भी नहीं मार रहा है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन डिमांड का टाइम पूरा होने पर डेल्टन एक को गोली मार देता है
जिससे फ्रेजर काफी हैरान हो जाता है और वो अपनी टीम को भी हमला करने पे लगा देता है। लेकिन तभी फ्रेजियर को वो स्लेट मिलती है जिसमें डेल्टन ने मैसेज लिख के भेजा होता है। उसके ऊपर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा होता है जिससे डेल्टन उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और अब फ्रेजियर उन सभी पुलिस वालों को उस पर हमला करने से रोक देता है। जिसके बाद डेल्टन एक एक करके उन सभी हॉस्टेजेस को बाहर कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस बैंक के अंदर जाती है, लेकिन रॉबर्ट्स वहां से भाग चुके थे और अब वो बैंक को चेक करते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी चोरी नहीं हुई थी। सब पैसे वैसे के वैसे ही रखे होते हैं और उन रॉबर्ट्स के पास जो भी हथियार थे वो सभी नकली थे और ना ही उन्होंने किसी हॉस्टेज को मारा था। और अब यहाँ पर फ्रेजियर का सीनियर फ्रेजियर से इस केस को बंद करने को कहता है, क्योंकि बैंक से कोई भी चोरी नहीं हुई थी और इसलिए कोई भी केस नहीं बनता है। लेकिन फ्रेजियर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो बैंक के सभी सेफ के नंबर चेक करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि बैंक में एक सेफ है जिसका नंबर 392 है और उसका रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। और वो समझ जाता है कि ये सारा खेल इसी सेफ का है। जिसके बाद फ्रेजियर मैडलिन के पास जाता है और उससे सारी सच्चाई बताने को कहता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके पास उसकी वही रिकॉर्डिंग थी जब वो उसे मेयर के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर रही थी। और वो कहता है कि इस रिकॉर्डिंग के जरिए वो उसे जेल भेज सकता है। और अब यहाँ पर मैडलिन उसे सारी सच्चाई बता देती है और अब अगले दिन वो बैंक खुलती है जहाँ पर फ्रेजियर उस बैंक में जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेजियर से एक आदमी टकरा जाता है, लेकिन फ्रेजियर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो जाके उस सेफ को खोलता है और उस सेफ के अंदर उसे एक रिंग मिलती है और एक कार्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है फॉलो द रिंग। और उसे देखकर फ्रेजियर समझ जाता है कि ये सब डेल्टन ने ही किया है ताकि फ्रेजियर सच्चाई तक पहुंच सके। जिसके बाद फ्रेजियर बैंक के ओनर के पास जाता है और उसे वो रिंग दिखाकर उससे सारी सच्चाई पूछता है, लेकिन यहाँ पर बैंक का ओनर उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद फ्रेजियर वहाँ से मैडलिन और मेयर के पास जाता है और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि वो रिकॉर्डिंग उसके पास एक और रखी है और अगर वो ये नहीं चाहते कि वो पब्लिक में आए तो वो उस रिंग के बारे में उसे सारी सच्चाई बताए। जिसके बाद मेयर उसे बताते हैं कि ये रिंग यहूदियों की है और वो बताते हैं कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में बैंक के ओनर ने नाजियों का साथ दिया था और बहुत सारे नाजियों को यहूदियों की लोकेशन बताई थी, जिससे बहुत सारे यहूदी मारे गए थे और उसी के बदले बैंक के ओनर को इतनी सारी दौलत मिल गई थी। जिसके बाद फ्रेजियर उनसे कहता है कि उसे जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, नहीं तो वो इस रिकॉर्डिंग के दम पे इन दोनों को जेल पहुंचा देगा। जिसके बाद फ्रेजियर जब अपने घर आता है तो वो अपनी जेब में हाथ डालता है और उसे अपनी जेब के अंदर एक डायमंड मिलता है जो कि उसी आदमी ने डाला होता है जो कि बैंक में उससे टकराया होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डेल्टन ही होता है। जिसे याद कर फ्रेजियर हंसने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।